हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई जो हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे। उसके जो ऑनलाइन 2016 के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन थे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो उससे प्रीवियस ईयर 2006 से 15 के बीच में और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उसके अलावा 17-18 के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, विद डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है इसकी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने मौर्य काल की ये सेकंड वीडियो है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, उनकी मदद से शासक बना था। धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हटाया था इन्होंने, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का यहाँ पर शासन हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे डिटेल क्या कहता है। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। तो ये जो है सेल्यूकस ने इनको दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला, इसने हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था। जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था और श्रवणबेलगोला के अंदर इन्होंने जो अपना निवारण प्राप्त किया था, या कह सकते हैं हम जो अंतिम अपनी सांसें यहीं ली थी श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट इसका डी ऑप्शन आंसर रहेगा। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, मैसूर जो कर्नाटक के अंदर था, वहां चले गए और यहीं इसने कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। तो ये श्रवणबेलगोला के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो जीवन बताया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो अपने पास रहेगा, बिंदुसार से फिर आगे अशोक चलेगा। अशोक इसका जो सबसे शक्तिशाली या फेमस राजा जिसको हम कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिंदुसार। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार ने उसे अमित्रघात के नाम से पुकारा है। बिंदुसार ने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, उसे अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि अंतिम समय तक अपने पास इसको बनाए रखा। तो ये बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसके हमारे सामने नाम जो है वो अपने को ध्यान में रखने हैं, अमित्रघात और अमित्रोचेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक के बारे में भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र जो है श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। पढ़ते हैं इसकी डिटेल क्या है। मौर्य साम्राज्य, अशोक जो है मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के जो शासन था, वहाँ उस समय तक्षशिला के अंदर अशांति थी और इसको शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था और अशोक ने यहाँ से जनता का दिल जीता और राजा के रूप में फिर आगे अपना कार्यभार शुरू किया था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ
उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र की सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये केंद्रीकृत जो आधिपत्य था वो इसका सबसे बढ़िया जो है वर्णन मौर्य राजतंत्र का रहेगा अशोक के टाइम का। नेक्स्ट है अपने पास 7वां क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद से आया था? तो ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कलिंग के युद्ध के बाद में आया था। यहाँ से इनका जो हृदय जो है परिवर्तन हो गया था, युद्ध से इनका मन उचट गया था, ये सारी चीज़ें हुई थी। हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसका जो है कलिंग युद्ध बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर रहेगा हमारे पास। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या कहते हैं। अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष को नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। चंडाल की उपाधि भी इसको दी गई थी, आप लोगों ने एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा है तो। और निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? इसके कई नाम थे, ये जो अपने पास अशोक थे इसी को ही कहा जाता था। मौर्य राजा अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। इसके और भी कुछ एक उपनाम थे, देखते हैं क्या कहते हैं ये। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मस्की, गुर्जरा, निट्टोर और उद्देगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये सारी चीज़ जो है उनकी अशोक से ही रिलेटेड रहेंगी, इनका नाम हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक ही विख्यात था, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। और निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ये जीवन वृत्त, विदेश नीति, आंतरिक नीति, ये सारी जानकारियाँ हमें अशोक के शिलालेखों से ही मिलती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। इसके देखते हैं क्या कहता है डिटेल। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। इनमें से अशोकाकालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि शिलालेख जो 14 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, 14 लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं और इसके अंदर अपने को विदेश नीति, आंतरिक नीति और जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों की बात करें तो मेरे पास प्राकृत भाषा है, लेकिन बौद्ध धर्म के जो अपने पास जो उनके किताबें थी, उनका जो इतिहास लिखा गया था, उसके अंदर पाली जो भाषा थी, हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था बौद्ध धर्म के अंदर। तो पाली जो इसकी भाषा थी, ये पाली और प्राकृत के बारे में हमने डिस्कस किया था। संस्कृत का ही जो आसान रूप इसको हम कह सकते हैं, या फिर जिसका विकृत रूप भी कहा जा सकता है कि संस्कृत को आसान तोड़ कर छोटे छोटे शब्दों में आसान बना करके इसको लिखा गया था। क्योंकि जो पुराने टाइम की जो वेदों की जो संस्कृत थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत थी समझने के लिए उसको। तो इसलिए धीरे धीरे इसको प्राकृत और पाली भाषा के अंदर कन्वर्ट किया गया था। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है, ये ध्यान रखना है अपने को। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, तो इनकी लिपि जो है खरोष्ठी रहेगी, बाकी सभी की ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट है, कलिंग युग के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो ये रॉक एडिक्ट 13, ये 13 नंबर अपने को ध्यान में रखना, कई जगह अपने को कंफ्यूज करेगा ये, तो याद रखेंगे। रॉक एडिक्ट 13 जो है इसने कलिंग युद्ध के बाद में अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और गृह युद्ध
त्याग की घोषणा की। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करने की जो नीतियाँ थी उसको बंद कर दिया था और शांति का मार्ग अपना लिया था। बौद्ध धर्म को ये अनुयायी बन गया था। और रॉक एडिक्ट या शिलालेख हम बात करें तो ये 13वें शिलालेख से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में ये घटना हुई थी। तो ये 261 BC के अंदर हम लोग देखेंगे इसको। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो ये शिलाओं पे उत्कीर्ण 13वें अध्यादेश के अंदर दिखाई देता है। तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, 13वां अध्यादेश या शिलालेख 13वां जो है इसके ऊपर रहेगा। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्धों के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। तो ये 13वां शिलालेख ही था इसके ऊपर। तो ये याद रखेंगे हम लोग, शिला राजादेश 13। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी है तो उसके अंदर 8th, 9th, 7th के अंदर इसका वर्णन अपने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो था मेगस्थनीज था और सेल्यूकस का ये आया था, राजा का जो दूत था, और यहाँ पर यूनानी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से मेगस्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगस्थनीज यूनानी शासक, यूनानी या ग्रीस एक ही बात है, शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। इंडिका पुस्तक ध्यान रखेंगे हम लोग, इंडिका में इसने लिखा है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था मौर्य दरबार में, तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया, मेगस्थनीज था। और इसके अलावा इसी के टाइम की बात करें तो 2 और राजदूत भी थे जो या यात्री कह दें, फाहयान और ह्वेनसांग का नाम हम लोगों ने सुना होगा। वो भी भारत में आए थे, भारत पर स्टडी की थी इन्होंने भी, और इन्होंने भी किताबें लिखी थी, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कभी। फ़िलहाल मौर्य साम्राज्य चल रहा है। तो इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो ये मेगस्थनीज की ही पुस्तक थी। ये फाहयान और ह्वेनसांग दिया हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। इनकी भी किताबें लिखी हुई है, इंडिया पर इन्होंने भी शोध किया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये उपगुप्त थे जिनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म उसने अपनाया था। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। ये दिव्यावदान जो है इनकी पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म की, यहाँ हमने पीछे डिस्कस किए थे इनके बारे में। तो ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को इसका श्रेय दिया जाता है। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है, तो ये तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, तक्षशिला से संबंधित है चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य अर्थशास्त्र का रचयिता, ये भी हम लोग कह सकते हैं इसको। मौर्य काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का जो था ये तक्षशिला था। उसके बाद में नालंदा भी आया था, लेकिन तक्षशिला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहेगा। वर्तमान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है और चंद्रगुप्त ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और विदेशों से भी लोग पुराने टाइम में यहाँ आते थे इन हिंदुस्तान के अंदर। और आज की स्थिति हम लोग समझ सकते हैं क्या है। पुराने टाइम में शिक्षा का जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा हब था वो भारत ही था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित है ये। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंदवंशीय घनानंद को इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और इस घनानंद को ही पराजित करने के लिए कौटिल्य ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो निर्माण किया था या राजा इसको बनाया था, अपनी जो बेइज्जती इसकी इन्होंने की थी घनानंद ने, उससे बदला लेने के लिए। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, ब्राह्मी लिपि और भाषा जो है प्राकृत इसकी रहेगी।
ये देख सकते हैं हम, शहबाज गढ़ी मान सेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख आरमेइक लिपि में, शरेकुना अभिलेख आरमेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी अभिलेख लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। निम्न में से किसने और पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो ये जो था जेम्स प्रिंसेप था, इसने स्पष्ट किया था 1837 में। 1750 में थेलर महोदय ने इनको खोजा था और आगे दिल्ली मेरठ अभिलेख जो इसके द्वारा खोजा गया था। भंडारकर महोदय ने तो इनके मतलब लिखने का प्रयास किया था इन अभिलेखों के आधार पर। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अशोक को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित जो संघ के प्रति आस्था थी वो धम्म में वर्णित नहीं था, बाकी सारी चीज़ें जो है बौद्ध धर्म के अंदर जो ये आती थी। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये स्थानिक जो है जिला प्रशासक जिसको हम बोल देते हैं वो था उस टाइम में। एग्रोनोमई जिले का अधिकारी और नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमई मेगास्थनीज के अनुसार कहा जाता था उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? ये शुंग वंश ने शासन किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। और आज के लिए अपना बस इतना ही मटेरियल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बातें डिस्कस करेंगे, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा और भी हरियाणा से जो संबंधित मटेरियल है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैथ के भी आप लोगों को कुछ एक टॉपिक मिलेंगे। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।